नमस्कार, मैं हूं ब्रिज द्विवेदी। आप देख रहे हैं अमर उजाला द बोनस। आज के खास शो एमएसएमई डायरी में आप सभी का स्वागत है। चांदी की कीमतों में तेज बढ़ोतरी और लगातार उतार चढ़ाव ने ज्वेलरी इंडस्ट्री के सामने कई चुनौतियां खड़ी कर दी है। चाहे वो कच्चे माल की लागत हो, वर्किंग कैपिटल की समस्या हो, बाजार की अनसर्टेनिटी। इस बार हम लोग सिल्वर एमएसएमई इंडस्ट्री पर विस्तार से चर्चा करेंगे। इस शो में हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ रहे हैं। पीएन गाडगिल एंड सन्स लिमिटेड के डायरेक्टर अमित मोदक जी और सिल्वर एम्पोरियन प्राइवेट लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर राहुल मेहता जी। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है द बोनस में। नमस्कार। नमस्कार सर। अमित सर, राहुल सर, आप दोनों को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। बातचीत आगे बढ़ाएं उससे पहले बताते हैं कि आज मुख्य तौर पर इस शो में किन मुद्दों पर चर्चा होगी। सबसे पहले हम लोग चांदी पर जो चर्चा शुरू करेंगे वो ये है कि लगातार प्राइजेस में रिकॉर्ड स्तर पर हमने देखा 2.5 लाख के ऊपर भी चांदी के प्राइजेस गए। वहाँ से प्राइजेस 2,35,000 पर आ चुके हैं। लगातार गिरावट भी देखने को मिल रही है। अल्टीमेटली अगर देखा जाए तो उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से सिल्वर एमएसएमई को क्या किन चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, इस पर बातचीत की जाएगी। इसके बाद हम लोग जानेंगे कीमतों में उतार चढ़ाव से ऑर्डर और एक्सपोर्ट पर क्या असर पड़ रहा है, और आखिरी में समझेंगे सिल्वर एमएसएमई इंडस्ट्री के सामने फाइनेंस और वर्किंग कैपिटल की समस्याएं कितनी गंभीर है। बातचीत शुरू करते हैं। अमित सर से शुरुआत करना चाहूँगा। अमित सर, आपके पास आऊँगा सबसे पहले। जिस तरह से हम लोग सिल्वर के प्राइजेस में उतार चढ़ाव देख रहे हैं, इससे एमएसएमई इंडस्ट्रीज के सामने क्या कुछ चुनौतियां आ रही हैं? एक तो एमएसएमई इंडस्ट्री जो है उसको हेजिंग का इतना नॉलेज नहीं है जितना होना चाहिए, और उनको आज तक उसका जरूरी भी नहीं पड़ी, क्योंकि चांदी में उतार चढ़ाव तो होते हैं लेकिन इस तरह के नहीं होते जो अब हम लोगों को देखने को मिल रहे हैं। कि जैसे वो भागी ऑलमोस्ट 80,000 से लेके पहला पड़ाव उसने किया 1.5 लाख और 2.25 लाख के बीच में, और दूसरा पड़ाव किया अंदाजन 2.5 लाख रुपए के आसपास में। तो ये जो रैली थी उसकी 1 साल के अंदर करीब 150% एप्रिसिएशन की, ये आज तक के इतिहास में देखने को नहीं मिली थी। और दूसरा चीज ऐसा है कि एमएसएमई का जो काम करने वाला मैन्युफैक्चरर है वो तो जो रिटेल आउटलेट्स को सप्लाई करता है, वहाँ पे उसको थोड़ी दिक्कत ऐसी आती है कि वहाँ के लोग जो है रिटेलर्स जो है वो माल मंगवाते हैं और बाद में रेट काटने के बारे में बात करते हैं, लेकिन उसको कैसा होता है कि उसको तो सामने चांदी इमीडिएट लगती है तो उसको भाव काट के चांदी लेनी पड़ती है और लगानी पड़ती है अगले काम के लिए। तो उसके लिए तो रिस्क बन जाती है उसके दिमाग पे, उसके सर पे, क्योंकि जैसा अभी परसों हम लोगों ने देखा कि 1,55,000 से वो गिर के डायरेक्टली 1,26,28,000 पे आ गई, बाद में थोड़ी बड़ी वापस नीचे आ गई। तो ऐसे हालात में उसको लॉस होने का मतलब रिस्क रहता है, तो उसके कारण वो चांदी खरीद नहीं पाता है, और चांदी खरीद नहीं पाता है तो मांग की आपूर्ति नहीं कर सकता है, एक चीज। और दूसरा चीज ये है कि ऐसे भी डिमांड में थोड़ी गिरावट आई है। रिटेल सेक्टर जो है, रिटेल शोरूम्स जो है, उनके तरफ से डिमांड में कमी आई है। तो उसके पास जो आज कारागिर है, उसकी जो मशीनरी है, उसकी कैपेसिटी है, उसका यूटिलाइजेशन नहीं वो कर पा रहा है, और वो ऐसे भी नहीं सोच सकता है कि आज के भाव में मैं चांदी खरीद के माल तैयार करके रखूंगा और बाद में बेचूंगा, क्योंकि प्राइस रिस्क तो उसके सर पे मंडराती रहेगी। तो इसके लिए उसके सामने ये दाम की कीमतों की बहुत चिंता है, और इसको हेज करने के लिए उसको थोड़ा सा नॉलेज मिलना चाहिए और उसका नॉलेज बढ़ना चाहिए। और एमएसएमई के लिए कोई अलग सा हेजिंग प्लेटफॉर्म एमसीएक्स के थ्रू सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्रिएट करना चाहिए, जो इसको मतलब विश्वास दिलाएगा कि इस पे हेज करो तो इस पे आपको डिलीवरी भी मिल सकती है, ठीक तरह से उसकी डिलीवरी भी हो सकती है। जो प्रीमियम वगैरह जो प्राइसिंग है इसके ऊपर वो बैंक कॉस्टिंग के हिसाब से मैचिंग रहेगी, अनाप शनाप उधर प्रीमियम नहीं आएगा। तो ये सब जो चीजें उसको जरूरी है वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने एमसीएक्स के थ्रू दिलवानी चाहिए एमएसएमई को, तो उसका फायदा जरूर होगा। जी बिल्कुल। मैं राहुल सर आपके पास आना चाहूँगा। जिस तरह से हम लोग चांदी को देख रहे हैं, 2025 में देखा हमने 2,54,000 का लेवल देखा, वहाँ से 10-12% का गिरावट एक ही दिन में देखने को मिली। ज़बरदस्त उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। ऐसे में सर मैं समझना चाहूँगा आपसे कि ज्वेलरी इंडस्ट्री के सामने क्या कुछ चैलेंजेस आ रहे हैं, और साथ ही ये भी बताइएगा कि कच्चे माल की अगर कीमतों में उछाल आती है
तो इसका जो एमएसएमई इंडस्ट्री है जो सिल्वर से जुड़ी है उसके कॉस्ट और प्रॉफिट पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है? नमस्कार जी। इस साल चांदी ने देखा जाए तो करीब करीब 200% के ऊपर रिटर्न दिया है। 1 जनवरी 2025 में चांदी थी करीब करीब 80,000 के आसपास, और ईयर एंड के आसपास हमने चांदी के करीब रेट 2,50,000 तक देखे है। तो हम देखने जाए तो अंदाज चांदी करीब करीब 200% बढ़ी है लोअर ईयर के स्टार्टिंग से देखने जाए। जब चांदी इस तरह से गेन होती है तो डेफिनेटली इंडस्ट्री को डायरेक्ट इम्पैक्ट आता है। सबसे बड़ा इम्पैक्ट ये आता है द कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल। इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल उसका 200 गुना बढ़ चुका है 1 साल के अंदर। और रही बात जो बिजनेस करते हैं, आज भी मेजोरिटी जितने रिटेलर्स या जितने मैन्युफैक्चरर्स जो धंधा करते हैं वो चांदी के प्रोडक्ट्स, चांदी के रेट कटिंग करके उनको रिटेलर्स को देते हैं, और रिटेलर्स उनका पेमेंट साइकिल होता है 30 डेज to 45 डेज का साइकिल रहता है, उसके अंदर पेमेंट आता है। अभी ये पेमेंट के साइकिल के अंदर जब तक उनका पेमेंट आता है तब तक तो चांदी के रेट इतने एक्सपोनेंशियली बढ़ गए हैं ये साल के अंदर, तो उनके रिटर्न तो वैसे नॉमिनली वो 1.5-2%, 3% के मार्जिन पे काम कर रहा है। मगर सिल्वर की प्राइस की अप्रिसिएशन देखने जाए या वॉलेटिलिटी देखने जाए तो जो इनिशियल ईयर एंड में स्टार्टिंग हुई थी कि जनवरी के आसपास देखने जाए तो 1 से 1.5%, और अभी हम लोग जो देखने जाए ईयर एंड के आसपास तो करीब 5 से 6% की वॉलेटिलिटी हो गई है प्राइसेस के अंदर। इन वॉलेटिलिटी के अंदर उनके मार्जिन इंटैक्ट करना बहुत बड़ी एक चैलेंज हो गई है, बिकॉज मेजोरिटी मैन्युफैक्चरर्स जो है एमएसएमई है, छोटे छोटे मैन्युफैक्चरर्स है इंडिया के अंदर, उनको बहुत बड़ा इम्पैक्ट आ रहा है। एक तो इम्पैक्ट आ रहा है वॉल्यूम डिक्रीज होने के कारण, दूसरा हो रहा है मार्जिन की तरफ, बिकॉज जैसे जैसे चांदी के प्राइसेस बढ़ रहे हैं मार्जिन उनके और भी कम नेग्लिजिबल हो चुके हैं। राहुल सर, एक चीज और बताइएगा आप, ऑर्डर पर कैसा इम्पैक्ट पड़ रहा है इसका? सी ओवरऑल देखने जाए ये साल इंडस्ट्री के अंदर चांदी में डीग्रोथ आई है वॉल्यूम वाइज डेफिनेटली हम लोग देखने जाए तो करीब करीब 50 to 60% डीग्रोथ हुई है। तो चांदी के प्राइसेस डेफिनेटली बढ़े हैं, मगर जो वॉल्यूम जो है मैन्युफैक्चरर्स का या रिटेलर्स का, वो वॉल्यूम का 50% के आसपास इम्पैक्ट आया है। क्योंकि आपको बैलेंस शीट में चांदी की इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू डेफिनेटली ग्रोथ दिखेगा, पर वॉल्यूम वाइज सबकी बैलेंस शीट में बहुत मेजर इम्पैक्ट आया है वॉल्यूम ग्रोथ का। जी बिल्कुल, वॉल्यूम ग्रोथ को लेकर समस्याएं यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। अमित सर, मैं आपके पास आना चाहूँगा। जिस तरह से प्राइजेस का जिक्र किया सर ने, वर्किंग कैपिटल का भी जिक्र किया, आपसे थोड़ा सा इसको डीपली समझना चाहूँगा कि इस समय इंडस्ट्री के सामने फाइनेंस और वर्किंग कैपिटल की जो समस्याएं आ रही हैं वो कितनी गंभीर हैं। सर आप म्यूटेड हैं, सर आप म्यूट हैं। जी राहुल सर। सर ने जो वॉल्यूम की बात की तो वो एकदम सही है, क्योंकि हम तो रिटेलर है, तो हमारे पास आज हमारे 35-40 शोरूम चलते हैं। हमारे एक फैशन ज्वेलरी का सेगमेंट है, उसमें 100 शोरूम चलते हैं। तो वहाँ पे जो डीग्रोथ देखने को मिल रही है, जो उन्होंने कहा एकदम बराबर है। हमारे पास रुपए में से 30-35 पैसे का बिजनेस बचा है, मतलब 60 to 70% डीग्रोथ हो चुकी है। तो ये डिग्रोथ जो है क्वांटिटी में, वो एमएसएमई जो मैन्युफैक्चरर है उनके लिए बहुत मायने रखती है, क्योंकि उनको वो प्राइस का कोई एडवांटेज नहीं रहता है। उनको तो मेकिंग चार्ज कमाने का रहता है, उनको तो मजूरी के ऊपर काम करने का रहता है, भले वो फिनिश गुड मटेरियल के साथ में बिल करते हो या सिर्फ मेकिंग चार्ज का बिल करते हो। उनके लिए तो बहुत डिफिकल्ट बात हो गई है कि इनकम साइड ही कम हो गई है, क्योंकि मेकिंग चार्ज कम आ रहे हैं। दूसरा चीज रहा तो वर्किंग कैपिटल के बारे में। अभी वर्किंग कैपिटल 300% अगर बढ़ रहा है, मतलब पहले जो 100 रुपए के लिए 75 रुपया बैंक देती थी, ऐसा अगर पकड़ के चले तो आज 250 रुपए के लिए वो कितना देगी? तो उसके हिसाब से देखा जाए तो 250 से 300% की रिक्वायरमेंट बढ़ गई है। इतना अचानक सा कोलेट्रल कौन क्रिएट कर सकता है? क्योंकि चांदी को कोलेट्रल लेके एक्सेप्टेंस दे दो करके रिसेंटली आरबीआई ने एक्सेप्ट किया कि सिल्वर कैन बी एक्सेप्टेड एज अ कोलेट्रल। तो उसके पहले तो और मतलब सपोर्टिंग कोलेट्रल लेके बैंक्स फंडिंग करते थे, लेकिन वो फंडिंग 3 टाइम्स अगर एडिशनल चाहिए, मतलब 1 रुपया आज लगता था तो वो 3 रुपए का फंडिंग चाहिए। तो उसके लिए जो कोलेट्रल क्रिएट करनी है, क्योंकि प्राइमरी कोलेट्रल जो सिल्वर है वो तो डायरेक्टली एक्सेप्टेबल नहीं है, तो उसको एडिशनल कोलेट्रल क्रिएट करनी है। तो इट इज अ वेरी डिफिकल्ट टास्क फॉर एनीवन। तो बैंक्स को भी डिफिकल्ट है फंडिंग करना, और जो एमएसएमई है उसको भी कोलेट्रल क्रिएट करके फंडिंग लेना डिफिकल्ट है। तो जो रॉ मटेरियल की आपूर्ति है
उसके बारे में प्रॉब्लम है। और रिटेल ज्वेलरी बिजनेस जो है, जो ज्वेलरी सेगमेंट के शोरूम चलाते हैं, वो कोई एडवांस नहीं देते ये मैन्युफैक्चरर को। वो तो बोलते हैं माल तैयार होने के बाद बोलो तो हम इधर आपको सिल्वर सप्लाई करेंगे या आपसे आउटराइट परचेस करेंगे। बाद में भी आउटराइट परचेस करते हैं तो उसके लिए भी उनको क्रेडिट देना पड़ता है। तो ये सब तरफ से एमएसएमई को ये शॉर्टफॉल हो रहा है। जो वर्किंग कैपिटल का वो बड़ी समस्या है, उसके लिए कुछ ना कुछ राहत निकालनी चाहिए और उनको राहत देने की बहुत जरूरत है। जी बिल्कुल, अमित सर की ये राय है वर्किंग कैपिटल को लेकर। राहुल सर, मैं आपके पास आना चाहूँगा। एक्सपोर्ट्स में अगर देखा जाए तो सिल्वर ज्वेलरी एक्सपोर्ट में भारत, अमेरिका, हांगकांग, मेजरली यही 3 कंट्रीज़ हैं जो ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं। अगर आंकड़े देखें तो एक्सपोर्ट्स में लगातार हम लोग तेज़ी से बढ़े हैं पिछले 1 साल में। तो सर कैसे देखते हैं आप इसे, और क्या कुछ असर पड़ रहा है प्राइजेस के? जिस तरह से वैलेटिलिटी हम लोग देख रहे हैं, उतार चढ़ाव ज़बरदस्त सिल्वर के, ऐसे में सर एक्सपोर्ट्स पर क्या असर पड़ रहा है? आप नंबर्स की बात कर रहे हो, एक्सपोर्ट की ग्रोथ होती है। एक्सपोर्ट का नंबर को अगर रियल टर्म्स में देखने जाए कि इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम कितना ग्रोथ हुआ है, तो आपको ग्रोथ दिखेगा नहीं। वैल्यू वाइज डेफिनेटली ग्रोथ दिखेगा, क्योंकि चांदी की प्राइसेस 200 बढ़ गई है ये साल के अंदर। रही बात सेकेंड चीज, जो एक्सपोर्ट के मार्केट्स देखने जाए, यूएस में ड्यूटी लगने के कारण, एनहांस ड्यूटी के कारण बहुत मेजर इम्पैक्ट आया है यूएस के। इंडिया से यूएस के जो एक्सपोर्ट्स है उसमें बहुत बड़ी हिट आई है। तो डेफिनेटली ज्वेलरी, इंडियन ज्वेलरी की जो है बहुत बड़ा एक मार्केट है अक्रॉस द वर्ल्ड, और वो अंडर डेवलप्ड है। द रीज़न ये बहुत बड़ा है कि बिकॉज जो इंडियन मैन्युफैक्चरर्स है, मेजॉरिटी एमएसएमई से छोटे मैन्युफैक्चरर्स है, उनको वो स्केल मार्केट के एक्सेप्ट। जी अमित सर, मैं आपसे इस पर राय लूंगा सर, आगे कंटिन्यू चाहूँगा। क्या राय रखेंगे सर, आप कैसे देखते हैं इसे? ऑब्वियस सी बात है, टैरिफ का इम्पैक्ट तो हम लोग देख रहे हैं, जिस तरह से हम लोग एक्सपोर्ट करते थे सिल्वर ज्वेलरी का। सर ओवर व्यू अगर मैं आपसे लेना चाहूँ तो क्या रहेगा सर? एक तो मुझे इतना एक्सपोर्ट मार्केट के बारे में मालूम नहीं है, क्योंकि वी आर डोमेस्टिक, हैविंग डोमेस्टिक स्टोरी। बट जहाँ तक मुझे मीडिया से मालूम पड़ता है या जो स्टैटिस्टिक्स आता है उससे मालूम पड़ता है, राहुल सर ने जैसा कहा, तो अमेरिका वाज द बिग मार्केट फॉर अस एंड इज स्टिल बिग मार्केट फॉर अस। लेकिन वहाँ पे जो टेरिफ लग गए, तो टेरिफ की वजह से वी आर नॉट बिकमिंग वायबल। उसके लिए तो हांगकांग और इंडोनेशिया वायबल है, वहाँ से वो एक्सपोर्ट होता है। लेकिन यहाँ के जो लोकल एक्सपोर्टर है उनके लिए तो वो टेरिफ बहुत बड़ा हर्डल बन गया है। और रही बात अभी उसके इम्पैक्ट जो एमएसएमई पे है, तो वो तो मैंने पहले भी कहा कि उनका जो इंस्टॉल कैपेसिटी है, उन्होंने जो निर्माण की हुई कैपेसिटी है मैन्युफैक्चरिंग की, वो आइडल रह रही है, मतलब उसका यूज नहीं हो रहा है। लेकिन उसका फिक्स कॉस्ट उनको भरना पड़ रहा है। जैसे कि टर्म लोन पे मशीनरी खरीदी है या फैक्ट्री बनाई है तो उसका ब्याज चुकाना है, उसके हफ्ते चुकाने हैं। अगर पावर कनेक्शन लिया हुआ है तो उसका मिनिमम चार्जेस भरना है। फिर वर्कर्स है तो उनके लिए भी ओवरनाइट हम वर्कर्स को बोल नहीं सकते कि अभी जरूरत नहीं है आप जाओ, क्योंकि कल जरूरत पड़ेगी तो वो कारागिर कहाँ से मिलेंगे। तो ऑल दीज थिंग्स आर हैपनिंग एंड फिक्स कॉस्ट इज गोइंग अप जस्ट लाइक एनीथिंग, बट देर इज नो रिकवरी फॉर दैट फिक्स कॉस्ट बिकॉज ऑफ द लेसर एक्सपोर्ट एंड लेसर डिमांड इन द डोमेस्टिक मार्केट। अगर डोमेस्टिक मार्केट भी ठीक रहती थी, प्राइसेस अगर उधर के उधर रहते थे, तो डोमेस्टिक मार्केट के वजह से एटलीस्ट उनका जो एक्सपोर्ट का लॉस है वो कुछ हद तक कम होता था और उनको पेन कम होता था। राहुल सर, आप टैरिफ का जिक्र कर रहे थे, कुछ कनेक्शन इशू आ गया था कि सर आगे उस पर कंटिन्यू रख सकते हैं आप? सी, जैसे यूएस में इंडिया का यूएस से एक्सपोर्ट बहुत बड़ा मेजर एक्सपोर्ट है ज्वेलरी के अंदर। तो जैसे ही यूएस के अंदर पहले 25% हो गया, बाद में 50% हो गया, तो काफ़ी एक्सपोर्ट ऑर्डर, जैसे हमारे भी काफ़ी एक्सपोर्ट ऑर्डर्स उस कस्टमर के एडवांसेस आए, वो एक्सपोर्ट ऑर्डर्स होल्ड पे है। और वो होल्ड पे काफ़ी लंबे टाइम से होल्ड है। तो होल्डिंग कैपेसिटी, बिकॉज कस्टमर को अगर 50% ड्यूटी मंगा के यूएस में इंपोर्ट करते हैं तो वो वायबल नहीं होता है। अभी वो इन्वेंट्री ऐसे ब्लॉक हो गई है बिकॉज वो हम किसी को बेच भी नहीं सकते हैं, क्योंकि क्लाइंट के स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट से बनाई हुई है। और वो अपने पास इससे डेड इन्वेंट्री पड़ी है, बिकॉज उसके अगेंस्ट मतलब वो इन्वेंट्री ना आप एनकैश कर सकते हो, ना एक्सपोर्ट कर सकते हो, कुछ भी नहीं कर सकते हो। तो वो एक यूएस का स्पेसिफिक एक इम्पैक्ट आया हुआ है। ओवरऑल इंडियन इंडस्ट्री में देखने जाए तो इंडियन सिल्वर ज्वेलरी हैंडक्राफ्टेड इज अ वेरी वेरी स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट विच हैज अ वेरी गुड मार्केट, बहुत अच्छा मार्केट है वर्ल्ड अक्रॉस, बिकॉज
जी, बहुत सी कंट्रीज के अंदर जब हैंड क्राफ्टेड बोलते हैं तो हैंड क्राफ्टेड मतलब एक वैल्यू एडिशन होता है, एक प्रीमियमनेस ऐड होती है। अगर आप इटली चले जाओ, फ्रांस चले जाओ और कोई भी यूरोपियन कंट्रीज में चले जाओ कि हैंड क्राफ्टेड, यू पे एक्स्ट्रा प्रीमियम फॉर दैट। वो चीज इंडियन हैंड क्राफ्टेड को नहीं मिल रही अभी तक। तो उसके लिए काफी एजुकेशन करनी पड़ेगी इंडियन स्मॉलर मैन्युफैक्चरर्स कि कैसे वो प्रीमियमनेस उनको प्रोडक्ट को मिलेगी। वो प्रीमियमनेस मिलने के लिए उनको कंसिस्टेंट सप्लाई और क्वालिटी मेंटेन करनी पड़ेगी। तो उसके लिए काफ़ी कुछ मेजर ट्रेनिंग रिक्वायर्ड है, जो जेमी जेमी एक्सपोर्ट काउंसिल्स और काफ़ी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल मिलके नीचे लोअर लेवल के जो छोटे मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको ट्रेन करे, उनको इक्विप करे, उनको मार्केट नॉलेज भी पास ऑन करे। बिकॉज क्या डिजाइन्स यूरोपियन मार्केट्स में, यूएस मार्केट्स में बिक रही है और वो जो मैन्युफैक्चर कर रहे हैं यहाँ पे, उसमें काफ़ी मिसमैच है। तो अगर वो एजुकेशन और डिज़ाइन का उनको सपोर्ट मिलेगा तो डेफिनेटली इंडियन एक्सपोर्ट्स कैन ग्रो मल्टीफोल्ड। यूएस एक डेफिनेटली मेजर मार्केट है, पर काफ़ी अदर मार्केट्स भी है जो एक्सप्लोर कर सकते हैं इंडियन मैन्युफैक्चरर्स। जी बिल्कुल। अमित सर, मैं आपके पास आना चाहूँगा। चांदी के प्राइजेस में हमने उछाल देखी, लेकिन चांदी की अगर देखा जाए तो इंडस्ट्रियल डिमांड भी लगातार बढ़ रही, चाहे ग्रीन एनर्जी हो, सोलर पैनल हो, टेक्नोलॉजी सेक्टर हो, सब जगह। सर, ऐसे में चांदी की जिस तरह से डिमांड बढ़ रही है, ऐसे में एमएसएमई के लिए कितना बड़ा अवसर है ये? तो एमएसएमई के लिए उसमें अवसर ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि वो जो इंडस्ट्रियल डिमांड बढ़ रही है वो इंडस्ट्री में यूज होने के लिए बढ़ रही है। वो डायरेक्टली चांदी की डिमांड बढ़ रही है, चांदी के चीजों की डिमांड नहीं बढ़ रही है। मतलब ये एमएसएमई जो इंडस्ट्री है वो कुछ चांदी के चीजें बना के इंडस्ट्री को सप्लाई करेंगे, तो ऐसा नहीं है। रिगार्डिंग एज फार एज ज्वेलरी इज कंसर्न, देयर मशीनरी और देयर इंस्टॉल कैपेसिटी इज नॉट यूजफुल फॉर दैट। लेकिन एक चीज एमएसएमई ने ये दिमाग में रखनी चाहिए, जो भी न्यूज मिलते हैं, मैं तो उसको मतलब सोशल मीडिया का यूनिवर्सिटी बोलता हूँ। तो सोशल मीडिया यूनिवर्सिटी पे जो न्यूज मिलते हैं वो ऑथेंटिक न्यूज, जब तक रिस्पेक्टिव कंपनी कुछ अनाउंस नहीं करती है उसके बारे में सोचना नहीं चाहिए। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है, फलाना फलाना कंपनी कोई तो बैटरी बना रही है, उसमें 1 kg सिल्वर लगने वाला है करके सिल्वर का भाव ऊपर जाता है। फलाना कंपनी मोबाइल के लिए इतना यूज करने वाले भाव बढ़ जाता है। तो ऑल दीज थिंग्स आर पुशिंग प्राइसेस जस्ट लाइक एनीथिंग विच आर नॉट बेस्ड ऑन द फैक्ट्स। और हम लोग अगर वो फैक्ट्स को छोड़ के वो सोशल मीडिया यूनिवर्सिटी का नॉलेज लेके उसके पीछे भागेंगे तो रॉन्ग प्राइस में हमारा प्रोक्योरमेंट हो जाएगा, हम अननेसेसरी ओवर स्टॉकिंग कर लेंगे, आगे भाव जाके भाव बढ़ेंगे ये सोच के। उतना ही खरीदना चाहिए जितना हम बेच रहे। इट शुड बी गेट रिप्लेस अगेंस्ट द सेल। इट शुड नॉट बी एक्सेसिव परचेस जस्ट विद द स्पेक्युलेटिव माइंड। तो ये बहुत बढ़िया ध्यान रखना है एमएसएमई इंडस्ट्री ने। और एमएसएमई इंडस्ट्री अगर मैन्युफैक्चरिंग में जुड़ी है अदर देन ज्वेलरी, और उनको अगर सिल्वर एज ए इनपुट है, तो दे नीड टू कीप द वॉच ऑन दैट प्राइसेस। क्योंकि उन्होंने कोई भी प्रोडक्ट प्राइसिंग किया रहता है तब एक्स प्राइस पकड़ के प्राइस किया रहता है। एक्स प्लस जो भी होते जाता है वो सिल्वर का प्राइस, तो उतना उतना उनका मैन्युफैक्चरिंग का लागत बढ़ते जाता है। और उनको अगर अल्टीमेटली फाइनल प्रोडक्ट में वो एप्रिसिएशन मिलने वाला नहीं है, वो वैल्यू ऐड करके मिलने वाला नहीं है, तो उनके मार्जिन घट जाएंगे या लॉस में जाएंगे। इसलिए उनको बहुत ध्यान रखना चाहिए कि क्या भाव में हमने गिना था सिल्वर को जब प्रोडक्ट का प्राइसिंग किया था, और आज क्या भाव में सिल्वर है, तो वो भाव में वो प्रोडक्ट का प्राइसिंग क्या होना चाहिए, और अकॉर्डिंगली दे शुड प्राइस इट एंड गेट इट रिकवर्ड फ्रॉम द अल्टीमेट यूजर ऑफ दैट प्रोडक्ट। जी बिल्कुल। सर, वो सोशल मीडिया का आपने जिक्र किया, वो मैं भी देखा था ट्विटर और तमाम जगहों पर 1 किलो कहीं सैमसंग या किसी की बैटरी को लेकर था कि 1 किलो चांदी यूज़ होगी, और तरह तरह की चीज़ें निकल कर आ रही है। चीन गेम को भी इन्वॉल्व किया कि चाइना में अलग गेम चल रहा है जिसकी वजह से चांदी के प्राइसेस बढ़ रहे हैं। वैसे राहुल सर, एक चीज़ मैं आपसे समझना चाहूँगा, एक आखिरी सवाल रहेगा। जिस तरह से प्राइजेस में उछाल देखा हमने 2025 में, आपने भी इस चीज़ का जिक्र किया, अमित सर ने भी जिक्र किया, लेकिन एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि सिल्वर डेफिसिट रहेगा 2026 में। अगर ऐसा रहता है तो प्राइजेस में और उछाल देखने को मिल सकती है। ऐसे में सर, एमएसएमई इंडस्ट्रीज को आप क्या सजेशन देना चाहेंगे? किन चीज़ों पर मैन्युफैक्चरर्स को ध्यान देने की ज़रूरत है, कैसे चीज़ें मैनेज करें? जी, पहले मैं आपको समझाना चाहूंगा सबको कि चांदी का टोटल यूज किस में होता है। चा, चांदी का 60% यूज होता है इंडस्ट्रियल यूज में, 25% बर्तन और ज्वेलरी में होता है, और 15% होता है इन्वेस्टमेंट डिमांड। ये करंट सिनारियो है। अभी जो ये सिनारियो के अंदर मेजर जो इम्पैक्ट आ रहा है वो 25% इन्वेस्टमेंट डिमांड पे आ रहा है, जो आने नहीं, अब कंजम्पशन डिमांड पे आने वाला है। आने वाले टाइम में जैसे ये प्राइसेस बढ़ते रहते हैं तो डेफिनेटली जो वॉल्यूम का डीग्रोथ आ रहा है, डेफिनेटली ये 25% सेगमेंट पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट आएगा।
चांदी एक बहुत एसेंशियल कमोडिटी हो गया है एनर्जी जनरेशन के अंदर, कि जैसे से एआई डेटा सेंटर्स और जिसे जितनी एनर्जी की कंजप्शन रिक्वायर्ड होगी, उसमें एक चांदी एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट हो गया एनर्जी जनरेशन के लिए। तो काफ़ी कुछ जो अपने सोशल मीडिया में स्टोरीज हो रहे, जो अगर नॉइस को साइड में रखे तो भी डेफिनेटली चांदी की बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट हो गया एनर्जी जनरेशन के लिए ना। रही बात जैसे आगे जाके क्या होएगा इंडस्ट्री का, तो इन प्राइसेस के अंदर जो 25% जो आर्टिकल्स और ज्वेलरी का डिमांड है, वो सबसे मेजर इम्पैक्ट ये प्राइस इस पे आने वाला है, क्योंकि हायर प्राइसेस पे वॉल्यूम का डीग्रोथ हो रहा है। और जिस हिसाब से चांदी की वॉलेटिलिटी चल रही है मार्केट के अंदर, उसके अंदर डेफिनेटली मैन्युफैक्चरर्स, रिटेलर्स एज वेल एज ट्रेडर्स, सबको कहीं ना कहीं मेजर इम्पैक्ट आ रहा है। बिकॉज प्राइसेस जैसे जैसे बढ़ रही है, उनका जो इन्वेंट्री लेवल्स है, बिकॉज वो इन्वेंट्री वापस वो रेट पे प्रिक्योर नहीं कर पा रहे और चांदी वापस बढ़ जाती है, तो उनके इन्वेंट्री लेवल्स भी धीरे धीरे नीचे नीचे जा रहे हैं। ये माहौल के अंदर चांदी में काफी कुछ अपॉर्चुनिटीज भी है। अपॉर्चुनिटीज देखने जाए, बिकॉज सिल्वर गोल्ड के प्राइसेस ऑल टाइम हाई पे चल रहे हैं, तो गोल्ड की अफोर्डेबिलिटी नहीं होने के कारण सिल्वर ज्वेलरी की डिमांड काफी स्ट्रांग है। बिकॉज आज की डेट में अगर मार्केट में देखने जाए तो सिल्वर ज्वेलरी इज एज गुड एज एनी गोल्ड ज्वेलरी विच इज देयर इन द मार्केट। तो डेफिनेटली ये गोल्ड ज्वेलरी को रिप्लेसमेंट से चांदी ज्वेलरी की डिमांड काफी ज्यादा ग्रोथ हो रही है, और वो आने वाले समय के अंदर भी काफी बड़ा मेजर ग्रोथ फैक्टर हो सकता है इंडियन मैन्युफैक्चरर्स के लिए। एक और चीज एडिशन इसमें करने चाहूंगा, जैसे अभी एक नया ट्रेंड चालू हुआ लैब ग्रोन। मुझे लगता है आने वाले टाइम के अंदर सिल्वर विद लैब ग्रोन एक बहुत बड़ा सेगमेंट ग्रो हो सकता है, बिकॉज डायमंड के प्राइसेस काफी सालों से स्टेबल है, उसमें कोई ग्रोथ नहीं आती है। तो उसका भी एक मेजर बेनिफिशियरी जो हो सकता है लैब ग्रोन डायमंड विद सिल्वर के अंदर बहुत मेजर मिल सकता है। तो ये दोनों इंडस्ट्री मुझे लगता है आने वाले सालों के अंदर अगर मैन्युफैक्चरर्स बराबर इसको इंडस्ट्री को टैप करे तो काफी ग्रोथ अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। जी बिल्कुल, इन दो इंडस्ट्री में काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ अपॉर्चुनिटी मैं दिख राहुल जी सकती के है। इसमें एक ऐड जी करना जी चाहूंगा प्लीज जी, आपके परमिशन से। उन्होंने जो कहा कि वो सिल्वर ज्वेलरी का डिमांड बढ़ रहा है, यस आई एग्री, बिकॉज वी आर इन द फास्ट फैशन ज्वेलरी थ्रू द गार्गी फैशन ज्वेलरी। तो उधर हम लोगों ने बहुत सारा देखा है ये जो डिमांड आ रहा है। ऊपर से लोगों का अभी हम लोगों के पास डिमांड ये बन रहा है कि आप जैसे सिल्वर ज्वेलरी जो नजाकत वाली बनाते हैं, स्लिक बनाते हैं, तो बल्कि ज्वेलरी जो गोल्ड में आती है वो भी सिल्वर के ऊपर गोल्ड प्लेटिंग करके आपके गार्गी के चेन के थ्रू बेचना चालू करो, तो इट विल बी मतलब वो वर्ड ठीक है कि गलत है मुझे मालूम नहीं, लेकिन वो बोलते हैं कि इट्स अफोर्डेबल गोल्ड ओनली। ओके सिल्वर प्लेटेड विद द गोल्ड, इट विल बिकम अफोर्डेबल गोल्ड, क्योंकि उसको रीसेल वैल्यू भी रहेगी टू द एक्सटेंट ऑफ द सिल्वर वैल्यू। और जो भी जाएगा तो सिर्फ वो प्लेटिंग का पैसा जाएगा और थोड़ा सा मजूरी का पैसा जाएगा, लेकिन समथिंग विल गेट रिकवर्ड। इंस्टेड ऑफ बाइंग कॉपर और ब्रास प्लेटेड, वी विल बाय द सिल्वर प्लेटेड, सो इट विल हैव वैल्यू एंड एप्रिसिएशन। तो वो लोगों का लगाव बढ़ रहा है सिल्वर का प्लेटेड गोल्ड प्लेटेड ज्वेलरी लेने की तरफ, और उसमें बल्कि ज्वेलरी भी वो एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है। जी बिल्कुल, ये राय निकल कर आई है अमित सर की ओर से और राहुल सर की ओर से। सर मैं जैसे अभी हम लोग बुलियन शोज़ भी करते हैं कमोडिटीज़ के, अलग अलग गोल्ड सिल्वर पे, मेटल्स पे, एग्री पे, लेकिन एमएसएमई सेक्टर मुझे इसलिए सबसे ज़्यादा पसंद है, ये शो मुझे ज़्यादा पसंद है क्योंकि बहुत सारी इनसाइट्स जो बिजनेस की होती है वो आप लोगों से सीखने और समझने मिलता है, और जो इस इंडस्ट्री से जुड़े हैं उन तक ये चीज़ें पहुंच पाती हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया अमित सर और राहुल सर, एक बार इस चर्चा में जुड़ने के लिए। आगे भी आप लोग जुड़िएगा, बातचीत की जाएगी, और एक बार फिर से आप दोनों को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। सबको नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। थैंक यू अमोल जी, आपसे भी काफी कुछ अच्छे इनपुट मिले, हमको सीखने के लिए मिला है, बिकॉज आप ज्वेलरी के रिटेल थैंक साइड यू पे हो, राहुल जी, हमारे लिए क्योंकि वी लर्निंग आर नॉट इन मैन्युफैक्चरिंग, वी आर अल्टीमेटली द पीपल हु आर सेंडिंग योर कमोडिटीज और द गुड्स परचेज टू द कस्टमर। इंफॉर्मेशन और नॉलेज शेयरिंग है वो बहुत वाइटल है हमारे लिए, मैन्युफैक्चरर्स के लिए। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। ये हमारा एमएसएमई डायरी शो है। इस दौरान तमाम एमएसएमई इंडस्ट्रीज पर हम लोग बातचीत करते हैं। इस बार सिल्वर से जुड़ी हुई एमएसएमई इंडस्ट्रीज पर बातचीत की, जिस तरह से प्राइजेस में
वेलाटिलिटी हम लोग बहुत ज़्यादा देख रहे हैं चांदी के, उतार चढ़ाव ज़बरदस्त है, रिकॉर्ड स्तर पर प्राइजेस जाते हैं, उसके बाद लोअर सर्किट लगता है, 10 से 12% एक दिन में गिरावट भी देखने को मिलती है। इसके वजह से जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है सिल्वर की, उस वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। तो हमने विस्तार से इस पर चर्चा की है, तो आप लोग भी ये शो ज़रूर देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। फिलहाल के लिए इस शो में इतना ही। आप लोग बने रहिए द बोनस के साथ। धन्यवाद।